स्टूडेंट्स, परिसंचरण तंत्र में अब तक हमने पढ़ा रक्त की संरचना, रक्त के कार्य, रक्त का थक्का बनना एवं हृदय की संरचना। आज के लेसन में हम हृदय की क्रियाविधि पढ़ेंगे और विशेष रूप से इसमें मानव हृदय का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हृदय स्पंदन एवं हृदय चक्र अर्थात हार्ट बीट एवं कार्डियक साइकिल और उसका नियंत्रण एवं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। हृदय चक्र की हम बात करें तो यह 3 चरणों में पूरा होता है। प्रथम प्रावस्था में दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं एवं इनका रक्त जो है अपने संबंधित निलय में अर्थात दाएं आलिंद का दाएं निलय में एवं बाएं आलिंद का रक्त जो है बाएं निलय में चला जाता है। दूसरी प्रावस्था, इसमें दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं एवं इनका रक्त जो है वो संबंधित चाप में चला जाता है। तीसरी प्रावस्था यह प्राय छोटी अवधि की होती है, जिसमें आलिंद एवं निलय दोनों ही शिथिल अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनमें शरीर की शिराओं से रक्त आ रहा होता है और इस प्रावस्था को सामान्य रूप से विश्राम या रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। अब हम इस हृदय की क्रियाविधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हृदय के संकुचन तथा शिथिलन का कार्य दाहिने आलिंद की भीतरी सतह पर स्थित पेसमेकर या साइनो-ऑरिकुलर नोड के द्वारा प्रारंभ होता है। यद्यपि पेसमेकर स्वयं एक जोड़ी तंत्रिका अर्थात निरोधक तंत्रिकाओं जो कि गति को रोकती हैं एवं एक्सीलरेटर तंत्रिका जो कि गति को एक्सीलरेट करती है, बढ़ाती है, त्वरित करती है, इनके द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर हृदय गति नियमन केंद्र से निकलती हैं। दोनों ही तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि ब्रेन का आखिरी पोर्शन होता है। दूसरी क्रिया है संकुचन क्रिया। दाहिने आलिंद से प्रारंभ होती है। जिस समय दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तब रक्त अपनी तरफ के से आलिंद निलय छिद्र से होता हुआ दाहिने तथा बाएं निलय में भर जाता है। इसके पश्चात आलिंदों में शीतलन प्रारंभ हो जाता है तथा निलियों में रक्त भर जाने से संकुचन की तिरंगे प्रारंभ होती है, जिससे कि निलय जो है वो तेजी से संकुचित होते हैं। जैसे कि हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि निलय जो है वो ज़्यादा मांसल होते हैं, क्योंकि इनको रक्त जो है वो हृदय से दूर पहुंचाना है, और विशेष रूप से बायां निलय जो है वो सबसे अधिक मांसल होता है, क्योंकि उसे पूरे शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना होता है। रक्त के दबाव से आलिंद निलय छिद्रों पर स्थित जो ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वाल्व का कार्य क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देना, दूसरी दिशा में उसको नहीं आने देते। अतः जब आलिंद से रक्त निलयों में चला जाता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं, जिससे कि रक्त जो है निलय से पुनः आलिंद में नहीं आ पाता है। अब इसके कारण चूंकि पुनः रक्त आलिंदों में नहीं जा सकता, इसलिए दाहिने निलय का अशुद्ध या डीऑक्सीनेटेड रक्त जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा या पल्मोनरी चाप के द्वारा जो है अर्धचंद्राकार कपाटों को धकेलता हुआ फुफ्फुस चाप के अंदर या फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। बाएं निलय का शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है वो कैरोटिको-सिस्टमेटिक चाप में चला जाता है। यह कैरोटिको-सिस्टमेटिक चाप जो है आगे जाकर विभिन्न धमनियों में विभाजित होती हैं और जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाती हैं। निलय का संकुचन समाप्त होते ही तुरंत आलिंदों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण एक बार फिर रक्त जो है वो निलय में प्रवेश करता है। इस तरह से हृदय में आलिंद तथा निलय का एकांतरित संकुचन होता रहता है और रक्त जो है वो शरीर के अंदर पहुंचता रहता है। अब हम पढ़ते हैं हृदय का स्पंदन एवं हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल। हृदय का नियमित या क्रमिक संकुचन को ही धड़कन या स्पंदन कहा जाता है। प्रत्येक स्पंदन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, प्रकुंचन या सिस्टोल तथा प्रसारण या डायस्टोल। सिस्टोल प्रावस्था में
हृदय का रक्त जो है विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ अर्थात धमनियों में पंप करता है, जबकि प्रासरण प्रावस्था में हृदय का आयतन बढ़ जाने से विभिन्न दैहिक अंगों से रक्त लाने वाली शिराएं जो हैं अपना रक्त इसमें उड़ेल देती हैं। यदि भी प्रत्येक स्पंदन में संपूर्ण हृदय सिकुड़ता तो है, लेकिन एक साथ नहीं सिकुड़ता, जैसा कि आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं। इसके विभिन्न भागों का स्पंदन एक नियमित क्रम में अर्थात एकांतरित क्रम में होता है। यही कारण है कि इसमें रक्त का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है, अतः प्रत्येक स्पंदन को हृदय चक्र कहते हैं। विभिन्न स्तनधारियों में हृदय चक्र का समय हृदय की स्पंदन के दर के अनुसार होता है या इसके उल्टे अनुपात में होता है, अर्थात दर अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, दर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। उदाहरण के लिए इंसान की हम बात करें तो ये यदि स्पंदन 75 प्रति मिनट है तो हृदय का चक्र जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है 75 बार धड़केगा, अर्थात लगभग 0.8 सेकंड जो है एक स्पंदन को लगेंगे, जैसा कि आप अगले चित्र के अंदर देख सकते हैं कि मानव शरीर में कुल जो समय लगता है एक स्पंदन को वो 8 सेकंड का लगता है। इसमें आलिंद के संकुचन शिथिलन प्रावस्थाओं का समय क्रमशः 0.1 सेकंड और 0.7 सेकंड होता है तथा निलय का संकुचन जो होता है वह 3 सेकंड का होता है और शिथिलन जो होता है वो 5 सेकंड का होता है। अर्थात आलिंद जो हैं वो जब सिकुड़ते हैं तो उनका कुल समय 8 सेकंड का होगा और निलय का संकुचन और शिथिलन का समय जो है वो भी कुल 0.8 सेकंड का होगा। और इस प्रकार से दो धड़कनों के बीच लगभग हम 1.6 सेकंड के लिए हमारा हृदय जो है वो रुकता है। अब आते हैं हम हृदय की धड़कन के नियंत्रण के ऊपर। जैसा कि आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रेन या मस्तिष्क जो है इसका अंतिम भाग जिसे कि मेडुला ऑब्लंगेटा कहा जाता है, हृदय की गति का मुख्य तंत्र की नियंत्रण केंद्र जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। इसमें हृदय में एक हृदय तंत्र पाया जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर हृदय के हेतु एक कार्डियक सेंटर पाया जाता है। इस केंद्र के दो भाग होते हैं जो हृदय त्वरक अर्थात कार्डियो एक्सेलरेटर एवं हृदय निरोधक अर्थात कार्डियो इनहिबिटर सेंटर्स कहलाते हैं। हृदय त्वरक भाग जो है वो अनुकंपिक या सिंपैथेटिक नर्व द्वारा हृदय निरोधक भाग या की वेगस तंत्रिका द्वारा अपने आवेगों को शिरा आलिंद गुंडी या पेसमेकर या साइनो ऑरिकुलर नोड तक भेजते हैं। हृदय त्वरक भाग के आवेग हृदय के स्पंदन गति को तीव्र करते हैं, जबकि हृदय त्वरक भाग से आवेग इसे मंद करते हैं। हृदय स्पंदन की केंद्र स्वयं उन आवेगों को भी प्रभावित होते हैं जो मस्तिष्क के उच्चतर केंद्रों अर्थात हायर सेंटर्स से या शरीर के अन्य भागों से प्रेषित होते हैं। इस तरह डर, भूख, अधिक कार्य करना, तेजी से कार्य करना या मानसिक वृत्तियां जो है हृदय स्पंदन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार से रासायनिक या हार्मोनल नियंत्रण जो होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ एवं हार्मोन्स भी हृदय के दर को प्रभावित करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे एड्रेनलिन, स्पेथिन, बायरोक्सिन आदि हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाते हैं। एड्रेनलिन जो कि एपिनेफ्रिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, यह एड्रेनल ग्रंथि से मेडुला भाग से प्रभावित होता है। हृदय त्वरक तंत्रिका के उत्प्रेरित होने से सिंपैथिन का स्रावण होता है। एड्रेनलिन एवं सिंपैथिन सीधे पेसमेकर को प्रभावित कर हृदय की दर को बढ़ाते हैं। थायरोक्सिन कोशिकाओं में ऑक्सीकरण या उपापचय की वृद्धि करता है, जिससे कि उचित समझन के लिए हृदय में तेजी से संकुचन होता है। इस प्रकार यह हृदय पर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। हृदय निरोधी तंत्रिकाओं के उत्तेजित होने पर एसिटाइलकोलिन नामक पदार्थ निकलता है जो हृदय स्पंदन की दर को मंद करता है। इसके अतिरिक्त भौतिक नियंत्रण की हम बात करें तो सामान्यतः शरीर की सभी क्रियाएं ऊष्मा से तीव्र होती हैं तथा कम ताप में ये कम हो जाती है। शारीरिक ताप बढ़ने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है।
बुखार से पीड़ित व्यक्ति में हृदय दर इसी कारण से अधिक होती है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री वृद्धि होने पर यह लगभग 10 प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर हृदय की दर जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इस कारण से हृदय की स्पंदन दर भी थोड़ी अधिक होती है। अब हम आते हैं रक्तदाब या ब्लड प्रेशर के ऊपर। किसी धमनी में अंतर्विष्ट रक्त द्वारा उसकी भित्तियों पर, अर्थात जो भी धमनी है जिसके अंदर रक्त बह रहा है उस पर, उसकी भित्ति पर जो रक्त दबाव डालता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। जब बायां आलिंद संकुचित होता है तथा रक्त को महाधमनी में धकेलता है, आपको पता है कि बायां आलिंद संकुचित होगा, बायां आलिंद के संकुचित होने से बायां निलय संकुचित होगा और कैरोटिक सिस्टमेटिक चाप में और फुफ्फुसीय धमनी में रक्त जो है वो पहुंचेगा। उस समय उत्पन्न होने वाले दाब को प्रकुंचन रक्तदाब अर्थात सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक वयस्क एवं स्वस्थ व्यक्ति में यह लगभग 120 mm मरकरी होता है, अर्थात पूर्ण हृदय अनुशीतलन के समय जब हृदय में इसके विपरीत जब हृदय पूर्ण शीतलित हो जाता है अर्थात विश्राम अवस्था में होता है, तब रक्त का बहिर्प्रभाव रुक जाता है। तब रक्तवाहिनी के भीतर जो दाब होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर या अनुशीतलन दाब कहते हैं। यह इस समय हम जानते हैं कि रक्तवाहिनियों में दाब जो है बहुत कम होगा और एक वयस्क व्यक्ति में यह लगभग 80 mmHg होता है। अर्थात ब्लड प्रेशर को आपने देखा होगा, जब भी चिकित्सक लिखता है तो वो ब्लड प्रेशर 120/80 अर्थात जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात करते हैं। अब उच्च रक्तदाब जो है या हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, जैसा कि आजकल हाई या लो ब्लड प्रेशर बीमारी के रूप में माने जाते हैं। तो 150 mm से अधिक अगर रक्तदाब है, सिस्टोलिक प्रेशर है, तो वो जो है हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा और इस रोग के कारण कई जो है दूसरे नुकसान शरीर को हो सकते हैं। अब एक वो किस कारण से सकता है, यह कभी कभी गुस्से के अंदर या भावावेश में हो सकता है, या कैल्शियम का डिपोजिशन अगर आर्टरीज के अंदर हो जाए तो क्या होगा कि उसकी ल्यूमेन या गुहा जो है वो छोटी हो जाएगी और इस कारण से थिकनिंग के कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेफ्राइटिस जो कि एक वृक्क का रोग है उसके कारण हो सकता है, ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाने से, ओबेसिटी या मोटापे से, या शरीर की बहुत अधिक गति से भी हो सकता है, धूम्रपान से हो सकता है, या कभी कभी हेरिडिटी भी ये होता है। इसके कारण सिर दर्द, थकावट, चक्कर आना, हृदय का तेज़ी से धड़कना आदि जो है सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं और यह अगर लंबे समय तक रहे तो जो है आपके हृदय या हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो सकती है। अतः ब्लड प्रेशर जो है वो 1 से 150 तक अगर पहुंच जाए और उससे अधिक लगातार रहे तो चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अब आते हैं हम निम्न रक्तदाब पर। निम्न रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर जो है ये किसी भी स्वस्थ व्यक्ति जो है, जिसमें हमने कहा कि जब हृदय शिथिलित है उस समय उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और वो लगभग 80 mmHg होना चाहिए, किंतु अगर इससे कम है तो वो एक रोग का रूप ले लेता है और ऐसा या तो एनीमिया जब रक्त की बहुत कमी के कारण हो सकता है, या फिर कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है तब हो सकता है। रक्तवाहिनियाँ जो है वो अधिक स्राव के कारण या शॉक के कारण ब्लड का लॉस अगर हो गया तो वो हो सकता है, और या फिर धमनी की जो भित्तियाँ हैं उनमें इलास्टिसिटी अगर बहुत बढ़ जाए तो हो सकता है। और इस कारण से भी
कभी कभी जो है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लो ब्लड प्रेशर जो है वो भी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब आते हैं हम दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन पे। जैसा कि मैं आपको दो चित्र दिखाती हूँ। एक चित्र ये देखिए जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल दिखा रखा है, और दूसरे चित्र में आप देखिए कि किस प्रकार से रक्त जो है वो पूरे शरीर के अंदर जो है गति कर रहा है, किस प्रकार गति कर रहा है। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है, क्योंकि जो आप जानते हैं मैमेलियन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, अर्थात इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहीं भी किसी भी स्टेज के ऊपर उनका मिश्रण नहीं होता है। अब इसको सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि आलिंद से, दाएं आलिंद से रक्त निकला, दाएं निलय को गया, दाएं निलय से रक्त जो है अब जाएगा कहाँ पर, फुफ्फुसीय धमनी में, और वहाँ पर शुद्धिकरण इसका होगा। अब वहाँ से ये किसी भी अंग को नहीं जा सकता, फेफड़ों से या फुफ्फुस से रक्त जो है किसी अंग को नहीं जा सकता। अंग में जाने से पहले इसे पुनः वापस हृदय में आना होगा, और अब ये कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में आएगा, उसके पश्चात बाएं निलय में जाएगा, उसी के पश्चात जो है वो अंगों को जाएगा बाएं आलिंद के कैरोटिक सिस्टमेटिक चाप के सहायता से। अर्थात किसी भी अंग में जाने से पूर्व, चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, उसमें जाने से पूर्व या उसमें दूसरी बार प्रवेश करने से पूर्व रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, और इसे ही दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। आशा है आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के कार्य। थैंक यू।